हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पाश्चात्य राजनीति विचार, और पाश्चात्य राजनीति विचार में यह लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी जो सीरीज ये चल रही थी पाश्चात्य राजनीति विचार की, वह समाप्त हो जाएगी। यह मुख्य रूप से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज चलाई जा रही थी, और आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको समझने का कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इसमें आप देख सकते हैं उद्देश्य, प्रस्तावना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का राज सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, सारांश, शब्दकोश, अभ्यास, प्रश्न, संदर्भ पुस्तकें, उद्देश्य, इकाई 10 के पश्चात विद्यार्थी योग्य होंगे। मार्क्सवाद की व्याख्या करने में मार्क्स के वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या एवं विवेचन करने में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया। उसके अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी ढांचे तथा विचारधाराओं को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन के संबंध शामिल किए जाते हैं। उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज का वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वेपर के अनुसार मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट महत्व है। उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। सेवाइन के अनुसार मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है और आदि काल में अब तक के समस्त परिवर्तनों को उसी का प्रतिफल मानता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के आधार पर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रचयिताओं ने यह सिद्धांत साफ निरूपित किया कि वर्गाधारित विग्रहपूर्ण समाजों में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष की होता है। अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपस्थिति है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। यह वर्ग संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों में चलता है। इन वर्गों का आधार आर्थिक है। इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, और दूसरा जो केवल शारीरिक श्रम करता है।
अर्थात आर्थिक सत्ता से विहीन अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग है। मार्क्स का कथन है कि हर युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पहला वर्ग सदा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। समाज के शोषक और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहे हैं। इन दो वर्गों में समझौता कभी भी संभव नहीं है। वर्ग से तात्पर्य वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। संघर्ष से तात्पर्य संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है अपितु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक सहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है। इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में सहयोग, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है और जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषण वर्ग का पतन अवश्यभावी है। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान के वर्ग होते थे और आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पूंजीपति या बुजुर्गा तथा श्रमजीवी या सर्वहारा। बुजुर्गा वर्ग उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। बुजुर्गा वर्ग बिना कुछ परिश्रम किए श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंगेल्स साम्यवादी घोषणापत्र में लिखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास
अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, पूंजीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करने तथा अनवरत कभी लुक छिप कर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पूरे निर्माण में हुई या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है। उसका अनुमान है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली में उत्पादनकर्ताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे गिने गिने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी। मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा न हो रह पाने के कारण श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता जाएगा। पूंजीपति अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, अतः वे फिर इसे उद्योगों में लगा देंगे। इससे उत्पादन तो बढ़ेगा, परंतु निर्धन श्रमिक वर्ग क्रय शक्ति के अभाव में बाजार नहीं जुटा पाएगा। तब देश के बाहर बाजार की तलाश शुरू होगी। अतः परिवहन और संचार के उन्नत साधनों द्वारा विभिन्न देशों से संबंध जुड़ेगा। सचेत श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग अपना संगठन सुदृढ़ करने के लिए, अपने आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए साधनों का प्रयोग करने लगेगा। इस तरह पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के बीच सीधे संघर्ष की संभावना तेज हो जाएगी। सर्वहारा वर्ग अपनी विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को धराशायी करने में निश्चय ही समर्थ और सरल होगा। फलतः स्वत्व हरण करने वालों का स्वत्व हरण कर लिया जाएगा। सर्वहारा की विजय के बाद उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखकर पुराने पूंजीपतियों को श्रमिक बन जाने के लिए विवश किया जाएगा, जिससे समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने वाले होंगे। दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़न वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। बुजुर्गा वर्ग ने से अपने संघर्ष में वह विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है और उसका संघर्ष अलग अलग स्वतः स्फूर्त संघर्ष न रहकर वर्ग संघर्ष बन जाता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है। दूसरे शब्दों में यह सारे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लक्षित होता है तथा उस समय के विरुद्ध भी जो पूरे पूंजीपति वर्ग में के सम्मिलित हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा और कुछ नहीं है। विकास के एक चरण में मजदूर वर्ग के संघर्ष को क्रांति का रूप लेना चाहिए, जिसमें सर्वहारा वर्ग बुर्जुआजी को सत्ताच्युत करेगा और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करेगा। सर्वहारा वर्ग इतिहास में एकमात्र ऐसा वर्ग है
जो अपने को मुक्त करते हुए सारी मानव जाति को भी हर तरह के शोषण से मुक्त करेगा। वर्ग संघर्ष की भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करते हुए कोकर ने लिखा कि है पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ। इसलिए अब तक जितनी क्रांतियाँ हुई उनसे इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष से जो क्रांति होगी वह पिछली सब क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषण वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी अपनी कब्र आप खोदता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा है, इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है। उसके वर्ग संघर्ष सिद्धांत से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना तथा वर्ग संगठन न हो, तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दशा में नहीं बढ़ता। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाया, बल्कि जैसा कि फ्रेडरिक वेटकेंस ने लिखा है, उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि यह अंतिम संघर्ष है और इसके बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स का सिद्धांत संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है। मार्क्स के अनुसार अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स का विचार एक पक्षीय है। मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रवृत्ति प्रबल रूप से विद्यमान रही है। आपसी सहयोग की भावना ही आज तक की प्रगति और उत्थान का आधार रही है। यदि समाज के विभिन्न वर्गों व्यापारी, किसान, श्रमिक, कारीगर आदि में सहयोग न होता हो तो मानव समाज टूट जाता है। वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। मार्क्स द्वारा वर्ग की जो परिभाषा की गई वह दोषपूर्ण है।
उसकी परिभाषा के अनुसार वर्तमान समाज में मजदूरों और पूंजीपतियों के दो स्पष्ट वर्ग निश्चित नहीं किए जा सकते हैं। आजकल उद्योगों में काम करने वाले अनेक मजदूर कंपनियों के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन जाते हैं और अतिरिक्त मूल्य के रूप में लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति बन जाते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में 10-10 हज़ार रुपये का मासिक वेतन पाने वाले प्रबंधकों को क्या कहेंगे? वह कारखाने की मशीनों के मालिक नहीं है, इसलिए पूंजीपति नहीं है, किंतु यदि उन्हें मजदूर कहा जाए तो क्या मजदूर शब्द के साथ अन्याय नहीं होगा? समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते हैं। मार्क्स ने समाज में दो वर्ग माने हैं, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च लोक सेवा के सदस्य, पत्रकार होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ग की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मार्क्स के समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु उसके द्वारा इस वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी है। मार्क्स की क्रांति की धारणा सिद्ध हुई। वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको कि मार्क्स और एंगेल्स बहुत निकट समझते थे, अभी तक भी नहीं हुई है। क्रांति हुई अवश्य, किंतु वह वहाँ हुई जहाँ की उसके होने की सबसे कम आशा थी और एक प्रकार से मार्क्स की धारणा की क्रांति से भिन्न थी। मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह मार्क्स की कामना और आशा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, तथ्यों पर आधारित तर्क सम्मत परिणाम नहीं। यदि हम मार्क्स की इस बात को भी मान लें कि पूंजीवाद का विनाश निश्चित है, तो भी उसका आवश्यक परिणाम साम्यवाद की विजय ही तो नहीं हो सकेगा। जैसा कि लॉस्की ने लिखा है, हो सकता है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद न हो, बल्कि अराजकता हो, जिसमें से एक जैसे अधिनायक तंत्र का जन्म हो सकता है, जिसका कि सिद्धांत में साम्यवादी आदर्शों से कोई संबंध न हो। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक जटिल सामाजिक प्रणाली का सरलीकरण करने का प्रयास है। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग कर अपने मनोवांछित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए एवं विवादास्पद दलीय हितों की पुष्टि के लिए किया था। अतः इसके द्वारा वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इतिहास में शायद ही कभी इतना वर्गीय ठोसपन, उद्देश्यों की एकता का वर्गीय शत्रुता रही हो जिसकी मार्क्स ने कल्पना की है। सर्वहारा वर्ग के पारंपरिक या पारस्परिक मतभेदों के साथ साथ इतिहास में शासकों में भी पारस्परिक मतभेद पाए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की वर्ग व्यवस्था इतनी जटिल होती है, विशेषकर औद्योगिक समाज की, कि उसे
मार्क्स के सरलीकृत सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। कैर्यू हंट के शब्दों में मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्त महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का महत्व। मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की कई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई है, परंतु पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वही है जैसी कि मार्क्स व एंगेल्स ने बनाई थी। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय अवश्यंभावी बनाई गई है। अवश्यंभावी बनाई गई है। प्रभाव की दृष्टि से यदि उस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि वर्ग संघर्ष के शास्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के जितने भी उपक्रम हुए हैं, उनको प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अतः वर्तमान समय में विश्व श्रमिक समाज के हाथों में यह एक बहुत ही प्रभावपूर्ण शस्त्र के रूप में है, जिससे वह पूंजीवादी शोषण से अपनी रक्षा कर पाने में ही समर्थ नहीं हो रहा है, वरन शांति, स्वतंत्रता और समानता के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सरलता प्राप्त कर रहा है, जो कि समग्र रूप से विश्व मानवता के लक्ष्य है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। एंगेल्स के शब्दों में इतिहास की भौतिकवादी धारणा और अतिरिक्त मूल्य द्वारा पूंजीवादी उत्पादन के रहस्य का उद्घाटन इन दो महान आविष्कारों के लिए हम मार्क्स के आभारी हैं। इन आविष्कारों के साथ समाजवाद एक विज्ञान बन गया है। लेनिन ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को मार्क्स की अर्थशास्त्रीय शिक्षा की आधारशिला कहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है।
मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाता है, उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य। मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती है वे उनके लिए उपयोगी है, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। जो वस्तुएं उनकी इच्छा को पूरी नहीं करती वे उनके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती। उदाहरणार्थ, रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक होती है और पानी की कमी पाई जाती है, अतः पानी अधिक उपयोगी है और बालू की कोई उपयोगिता नहीं है। पानी मनुष्यों की प्यास बुझाने के काम आता है, अतः बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। विनिमय मूल्य। मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। इसे विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोग मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका दूसरा मूल्य है, जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए हैं सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यही मूल्य का मानदंड है। यदि 5 मन गेहूं का विनिमय दर गज कपड़ा है तो इसका यह कारण है कि 5 मन गेहूं पैदा करने में उतना ही श्रम लगता है जितना 10 गज कपड़ा उत्पादन करने में। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स स्पष्टतः यह प्रतिपादित करता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के शब्दों में श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। अतः यही संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। मार्क्स रिकार्डो के इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। वस्तुतः श्रम ही विनिमय मूल्य का आधार है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी होती है। अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं, बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है।
हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य परिभाषा इस प्रकार की गई है: जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। उदाहरणार्थ, मजदूरी के लौह नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर 5 रुपया है। कारखाने में काम करने वाला मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य की अर्थात 5 रुपये की वस्तुएं 4 घंटे में ही बना लेता है, किंतु कारखाने का मालिक उससे 8 घंटे काम लेता है। फिर बोला, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये उसे देकर प्रतिदिन 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है। यही चोरी उसका लाभ है। इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई भी अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता है। इस अतिरिक्त लाभ के एकत्रीकरण से ही पूंजी बनती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। पहले के समाजों में जिस प्रकार दासों एवं अर्धदासों का शोषण हुआ है, उसी प्रकार पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें केवल निर्वाह करने योग्य पैसा ही नहीं मिलता। पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं। मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का यह शोषण कुचक्र बहुत समय से चल रहा है और इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। कोकर के अनुसार मार्क्स का इस सिद्धांत के आधार पर अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भारे, ब्याज और लाभ के सभी सुयोगों का सर्वनाश, और यह परिणाम केवल साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी। न कोई पूंजीपति रहेगा और न श्रमिक, अपितु श्रम व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य की अग्रलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम है। अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः यह विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता। इस पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्व पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध कौशल आदि भी होते हैं। एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे वस्तु की उपयोगिता,
उपलब्धि और मांग आदि भी प्रभावपूर्ण होते हैं। लोहे और सोने को खान से निकालने में एक समान ही श्रम व्यय होता है, लेकिन जहाँ तक उनके मूल्य का प्रश्न है उसमें भारी अंतर है, और इस अंतर का मुख्य कारण उनकी उपयोगिता, उपलब्धि की मात्रा और मांग आदि है। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य वस्तु या बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी, बेकारी के बीमों के लिए काफ़ी राशि व्यय करनी पड़ती है। अतः इन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है। मार्क्स ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभांश घोषित कर दिया, जो वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स के इस सिद्धांत से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध, पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग में प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। विरोधाभासी सिद्धांत। मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास सिद्धांत। मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगतियाँ दिखलाई देती हैं। एक ओर तो वह कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है, और दूसरी तरफ वह यह भी मानता है कि अस्थायी पूंजी, मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है। यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स का उद्देश्य राजनीतिक प्रचार था, न कि अर्थशास्त्रीय। मैक्स वीयर के अनुसार इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक आर्थिक सत्य होने के बजाय एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। मार्क्स का सिद्धांत मौलिक नहीं। कतिपय विद्वानों का मत है कि यह मार्क्स का सिद्धांत मौलिक नहीं है। कोकर का कहना है कि यह वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेट्री ने किया। इसके बाद रिकार्डो तथा एवं एडम स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन कर नया रूप दिया। सेवाइन के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है।
वेपर के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का महत्व। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुर्म तथा अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं। चाहे उनको प्राप्त होने वाला सारा लाभ अतिरिक्त मूल्य न हो, परंतु उनके लाभ का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसके लिए वे किसी भी प्रकार योग्य नहीं हैं। श्रमिकों और दलितों की दयनीय अवस्था देखते हुए कहा जा सकता है कि उनकी इस अवस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूंजीपतियों पर है। अतः मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। लेनिन के शब्दों में, मार्क्स से पहले क्लासिकीय राजनीतिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, जो पूंजीवादी देशों में सबसे उन्नत देश था। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक व्यवस्था के विषय में अपनी गवेषणाओं द्वारा मूल्य के श्रम सिद्धांत की नींव डाली। मार्क्स ने उसके या उनके काम को और आगे बढ़ाया। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रमाणित किया और उसे सुसंगत रूप से विकसित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हर माल का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसके उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से कितना आवश्यक श्रम का लगाया गया है। पॉपर ने ठीक ही लिखा है। मेरे विचार में, यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का रूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी वह आदरणीय है। सेवाइन के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक ऐसा मूल तत्व है जो पूंजीवाद की हृदय हिला देने वाली विभीषिकाओं को उद्घाटित करता है। यह सिद्धांत इतना तर्कपूर्ण और ठोस है कि उसे चुनौती नहीं दी जा सकती और स्वीकार कर लेने पर पूंजीवाद की हम किसी भी आधार पर रक्षा नहीं कर सकते। मार्क्स का राज्य सिद्धांत। मार्क्स ने स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से तथा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। मिलीबिंद के शब्दों में, मार्क्स ने स्वयं कभी राज्य का क्रमबद्ध एवं व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया। च्यांग लिखते हैं, लेनिन के राज्य और क्रांति के प्रकाशित होने से पहले राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि राजनीति और समाजशास्त्र में भी बिल्कुल उपेक्षित था। यह सच है कि मार्क्सवादी सिद्धांत सामाजिक शास्त्र में साधारणतः उपेक्षित ही रहा है, किंतु आर्थिक विषयों पर मार्क्स की रचनाओं में राज्य का विवरण छिटका हुआ है। राज्य पर इनके विचार उनकी कुछ अन्य रचनाओं
में भी मिलते हैं। प्लेटो और अरस्तू की भांति राज्य को एक लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान पर मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। उनकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। यह एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे। मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। राज्य वर्ग समाज की उपज है। उसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ और वर्गों के अंत के साथ ही उसका लोप भी हो जाएगा। यह धीरे धीरे मुरझा जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तू और अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के साथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समर्थ साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई है। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज संस्था का जन्म हुआ। एंगेल्स लिखते हैं, राज शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक रूप से भी उच्च वर्ग बन जाता है और इस प्रकार यह शोषित वर्ग के शोषण का नया हथियार है। पुराने समय का राज्य गुलामों पर शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंतवादी राज्य किसान तथा भूमिहीनों पर शासन करने के लिए कुलीन लोगों का राज्य था तथा आधुनिक प्रतिनिधित्वात्मक राज्य मजदूरों पर शासन करने के लिए पूंजीपतियों का शासन है। एंगेल्स राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही मानते हैं तथा राज्य को एक आर्थिक वर्ग के साथ में दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण करने का हथियार बनाते हैं। मार्क्स लिखते हैं, राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है। वे लिखते हैं, राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था। ऐसे समाज भी रहे हैं जो इसके बिना थे। उनमें राज्य तथा राजसत्ता की कोई धारणा नहीं थी। आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज के वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण पैदा हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई जो इस झगड़े की आवश्यकता थी। राज्य वर्ग शोषण का यंत्र।
राज्य वर्ग शोषण का यंत्र। राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से काफ़ी भिन्न है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हीगल के राज्य संबंधी विचारों की कटु आलोचना की। हीगल यह मानते थे कि राज्य उच्च नैतिकता है